लिसनिंग टुगेदर के मेन स्ट्रीम सीरीज के चौथे वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आप आज तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है। मेन स्ट्रीमिंग के विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि बच्चा मेन स्ट्रीम के लिए रेडी है या नहीं, किस तरह का स्कूल चुनना चाहिए, तो उसके लिए हमारा प्रीवियस वेबिनार की रिकॉर्डिंग देखिए। जब हमने इस सीरीज को जुलाई में शुरू किया था, तो हमारा पहला टॉपिक था पेरेंट्स के स्कूल्स के साथ कैसे पार्टनर करना चाहिए, पार्टनरशिप में मेन स्ट्रीमिंग कैसी होनी चाहिए। और उसका वेबिनार भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चे हैं, उनको किस तरह से स्कूल में सपोर्ट मिलना चाहिए, फॉर्म यानी सिग्नल सुनने के लिए और मीनिंग समझने के लिए। तो मुझे प्लीज चैट में टाइप करके बताइए कि जब हमने उछली मछली की स्टोरी डिस्कस की थी, तो क्या आप उस वेबिनार में शामिल थी या उस वेबिनार की क्या आपने रिकॉर्डिंग देखी है? प्लीज चैट में टाइप करके हमें बताइए। थैंक यू। एक्सीलेंट। ओके, तो अगर नहीं देखी है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। और आज के सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा जरूरी है। तो आज का वेबिनार अटेंड करने के बाद प्लीज जाकर वो वीडियो भी जरूर देखिए। फिर पिछले महीने हमने इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या आईईपी के बारे में बात की थी, और उसे किस तरह से हम इम्प्लांट से पहले या इम्प्लांट के बाद जो कुछ भी लर्निंग प्लान बनाना हो, उसके लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। वो भी वेबिनार हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। हमने कई बार इस इमेज को लेकर डिस्कशन किया है कि जन्म से लेकर अडल्टहुड तक बच्चों की जरूरतें बदलती है, और जनरली 3 4 5 साल की उम्र में अगर मेन स्ट्रीमिंग होता है, तो आगे चलकर भी ये जो जरूरतें हैं, इंटरवेंशन नीड्स, उसको हम किस तरह से सपोर्ट कर सके, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो हमने लैंग्वेज लिटरेसी और एकेडमिक्स के बारे में पहले वाले वेबिनार्स में डिस्कस किया है। लिसनिंग डेवलपमेंट हमारी पिछले साल के वेबिनार्स में हमने डिस्कस किया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्किल्स एंड सेल्फ एडवोकेसी। तो आज के हमारे टॉपिक से हम सोचेंगे कि सेल्फ एडवोकेसी, आत्म वकालत क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं और क्या हम इसे स्पेशल ट्रीटमेंट मानते हैं। हम ये भी सोचेंगे कि सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, उसके माइलस्टोन्स क्या है, बच्चे इसे किस तरह से सीखते हैं। तो बहुत सिंपली अगर हम सोचे तो सेल्फ एडवोकेसी, आत्मा वकालत माने खुद की वकालत। लेकिन हमें ये सोचना है कि हम किसके लिए वकालत कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो बच्चे डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं, उनकी वकालत या उनकी जरूरतें, वकालत करने की जरूरतें, ये सुनने और देखने के माध्यम से जो कुछ भी कहा जा रहा है वो उन तक पहुंचे, इसके लिए होती है। या जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका अर्थ समझने के लिए होती है। और अपने क्लास में, अपने समुदाय में, अपने परिवार में शामिल होने के लिए जो कुछ भी करना होता है उसके लिए होती है। तो देखते हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे सुनने और देख सके, इसके लिए क्या टाइप की वकालत करनी पड़ती है। तो 1 मिनट में ये प्लीज स्लाइड आप पढ़िए कि बच्चे क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ताकि उनको जो कुछ भी हो रहा हो क्लासरूम में, बाहर, वो सुनाई और दिखाई दे। तो इस स्लाइड से हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो बच्चों के कानून तक पहुंचने के लिए कभी कभी वकालत करनी पड़ती है। क्या आप अपनी कही हुई बात दोहरा सकते हैं? क्या आप उसे जोर से या धीरे या स्पष्ट रूप से कह सकते हैं? कृपया मेरा एफएम सिस्टम पहने। मैं आगे की पंक्ति में बैठना चाहूंगा ताकि मैं अच्छी तरह से देख और सुन सकूं।
कृपया कैप्शन चालू करें। ये सारे जो सेंटेंसेस है, ये सारे जो आत्मवकालत के रूप है, वो बच्चे खुद ब खुद करें, ये हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन इन इन और इन जैसे इन सेंटेंसेस को यूज़ करके बच्चे जो कुछ भी हो रहा है, वो अपने कानों तक, अपने आँखों तक पहुँच सके, इसके लिए इस सारे की ज़रूरत है। तो ये हो गई स्टेप 1। दूसरी स्टेप है, जो कुछ भी कानों तक, आँखों तक आ रहा है, उसका अर्थ समझना। और कभी-कभी ये मुश्किल होता है, तो उसमें भी बच्चों को मदद लगती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अम, बच्चा पूछ सकता है, "अरे! इस शब्द का मतलब क्या है?" या बच्चा पूछ सकता है, "क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं?" नोटिस कीजिए कि मैं कह रही हूँ बच्चा, कोई भी बच्चा। एज़ अ टीचर मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा है, जिसे कुछ समझ में नहीं आए, तो वो मुझे पूछे। डेफ हो या नहीं हो, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज़ अ टीचर मेरा काम है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझना, बच्चा सीख सके इस तरह का वातावरण निर्माण करना। तो ये सबके लिए है, लेकिन हमें पता है कि जो डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चे होते हैं, उनकी कभी-कभी लैंग्वेज कमज़ोर होती है और कभी-कभी अन्य बच्चों को जो वर्ड समझ में आए, जो भाषा समझ में आए, वो उनको पूरी तरह से समझ में ना आए। तो जानकर, सोचकर ये टीचर को बताना, ये एक तरह की वकालत है। लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट टाइप की वकालत है, क्योंकि काफ़ी काफ़ी सिचुएशंस में बच्चों को पता नहीं है कि उनको क्या पता नहीं है, राइट? अगर उन्हें पता ही नहीं है कि इसका कोई अलग अर्थ हो सकता है, तो वो क्या कहेंगे? मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊँ, वो सोचेंगे हाँ, मेरी बिल्ली तो म्याऊँ-म्याऊँ करती है। लेकिन उसका क्या अर्थ हो गया, उसका क्या असल में मतलब है, वो अगर उन्हें पता नहीं है कि कुछ अलग है, तो वो कैसे पूछेंगे? तो इस सिचुएशन में उनके जो कोई भी बड़े-बुज़ुर्ग हो, पेरेंट्स, टीचर्स, थेरेपिस्ट, मेनस्ट्रीम टीचर्स, उनको उनकी कॉम्प्रिहेंशन की चेक करनी पड़ती है। जनरली जब मैं क्लास में सिखा रही थी, तो अगर मैंने कुछ सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हो, तो मैं बच्चों को पूछती थी, "ओके, तो आपने ये इंस्ट्रक्शंस सुने, अब आप क्या करेंगे?" या अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट सिखाई हो, तो मैं उन्हें पूछती थी, "क्या आप मुझे इस बारे में अपने शब्दों में बता सकते हैं?" तो क्या आपने सुना, ये पूछने की बजाय, आपने क्या सुना और उसका क्या मतलब है, ये पूछना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ 1 मिनट पॉज़ करती हूँ, अगर किसी को कोई सवाल है या कोई कमेंट्स है, तो प्लीज़ टाइप कीजिए। अगर आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और अगर आपको कोई सवाल या कमेंट्स है, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। इफ एवरीथिंग इज़ क्लियर, अगर सब क्लियर है, तो चैट में बस टाइप करके मुझे बता दीजिए, येस या ऑल क्लियर या थम्स अप या कुछ। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, अम, ताकि सबको समझ में आए कि हमें क्या करना है। कैप्शनिंग बंद करने वाली हूँ। ओके, तो ये हो गई 2 टाइप की वकालत। अम, कानों तक, आँखों तक जानकारी पहुँचने के लिए और पहुँची हुई जानकारी को समझने के लिए। दूसरी टाइप की वकालत है पार्टिसिपेशन या इंक्लूजन के लिए वकालत, जो कभी-कभी डेफ बच्चों को सारे लोगों में इंक्लूड करने में लोग हिचकिचाते हैं, राइट? तो बच्चे हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स, हमें सोशल होना पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। लेकिन कई बार इनमें चुनौतियाँ या बाधाएँ होती है। एक है कि बच्चों को या जब भी वो बड़े हो जाएँ, सबकी जो बोलना है, ग्रुप में डिस्कशन है, उसको समझने में और उसको फ़ॉलो करने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जल्दी-जल्दी कोई बोल रहा है, कुछ जोक हो रहा है, ये वो। तो जब ऐसी दिक्कत आती है, तो पार्टिसिपेट करना ग्रुप में डिस्कशन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए आप कहाँ शादी में गए हो,
राइट? और शादी में ऐसे सब खाना खाने के बाद या जब कुछ अम, लड़का लड़की कपड़े बदलने गए होते हैं तो ऐसे डाउन टाइम होता है, लोग बैठ के गप्पे मारते हैं, जनरली ऐसे सर्कल में बैठते हैं। तो अगर तब बहुत लोग एक साथ बात कर रहे हो, तो फ़ॉलो करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आपको पता नहीं है कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अलग-अलग अनफ़ेमिलियर लोग होते हैं, तो वो बोलते हैं। तो कभी-कभी कहा जाता है, अगर कोई पूछता है कि अरे उसने क्या कहा? तो कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊँगा, राइट? अगर हम ऐसा बर्ताव करें, तो बच्चों को या इवन डेफ एडल्ट्स को, डेफ टीनेजर्स को ऐसे लग सकता है कि अरे मुझे कोई शामिल करके नहीं ले रहा, मैं इस ग्रुप का एक हिस्सा नहीं हूँ, राइट? एंड दैट इज अ चैलेंज, दैट इज अ बैरियर, वो हमें नहीं करना है। कभी कभी ये चुनौतियां इसकी वजह से आती है कि बाकी के लोग, उनके मन में कुछ इमेज होती है कि डेफ बच्चा क्या, डेफ बच्चा कैसे कुछ करेगा। तो कभी कभी पेरेंट्स को ऐसे भी सवाल आते हैं कि क्या ये डेफ बच्चा मेरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी में आ सकता है, राइट? क्या डेफ बच्चे और बच्चों के बर्थडे पार्टी में या सोशल इवेंट में जा सकते हैं, राइट? आई मीन, मैं एक फैमिली के साथ काम करती हूँ, उनको एक्चुअली ये सवाल पूछा गया, इसलिए मैंने ये वहां रखा है। लेकिन क्या पता, नेबर्स, हमारे बिल्डिंग में रहने वाले आस पड़ोस के लोगों को अगर कुछ पता न हो, तो वो अपनी अपनी मर्जी से कुछ अपने अपने राय बना लेंगे। शायद टीचर भी ये सोच सकती है कि अरे मेरे क्लास में एक डेफ बच्चा है, क्या मैं उसको आंसर करने के लिए बोलूं? अगर मैं बोलती हूँ तो क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, क्या इस बच्चे को उसका फायदा है, राइट? तो कभी कभी टीचर भी, एक्सपेक्टेशंस टीचर्स के अलग हो सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक। और फिर पेरेंट्स को खुद को ये टेंशन हो सकती है कि अरे हाँ, क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी इस सेटिंग में, स्कूल गैदरिंग में हिस्सा ले पाएगी, कैसे करेंगे, राइट? तो ये सारे जो हमारे अंदर के सोच विचार है, उसकी वजह से कभी-कभी बच्चों को पार्टिसिपेशन में दिक्कत आती है। तो हमें ही इसे बदलना है, राइट? फाउंडेशन क्या है सेल्फ एडवोकेसी की? आत्म वकालत की। बच्चे तो छोटे हैं, वो अभी विकसित हो रहे हैं, वो खुद को समझ रहे हैं। हम बड़े लोग, टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, उनको जो बताएँगे, उनको जो दिखाएँगे, उनको जिस तरह से महसूस करवाएँगे, वो मान लेंगे कि वही सही है, वही सच है। अगर हमने कहा कि अरे नहीं, आपको नहीं आएगा, आप मत कीजिए, हियरिंग एड लगा के कैसे करोगे? नहीं, कोक्लियर इम्प्लांट डैमेज हो जाएगा। तो वो ट्राई भी नहीं करेंगे पार्टिसिपेट करना, खुद के लिए कुछ बोलना। तो हमें सोचना है कि हम अपने बच्चों को अपने वर्ड्स, शब्द, एक्शंस, कृति और एटीट्यूड, दृष्टिकोण के माध्यम से क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, कि क्या हम बता रहे हैं वो सक्षम है और अपने खुद के लिए वो वकालत कर सकते हैं, ये उनका राइट है, या क्या हम उन्हें बता रहे हैं कि अरे कुछ बोलो मत, अपनी तरह टेंशन मत ओढ़ो, बस चुपचाप से बैठे रहो, अगर समझ में नहीं आता तो मैं बाद में बताऊंगी। What is the message? What is the message that we are sending children? सोचिए, कुछ नोट्स बताइए, बनाइए, अगर आप पेरेंट है, अगर आप प्रोफेशनल है। um, you know, मुझे जानने में दिलचस्पी है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो अगर हमें पता है कि हमें ये स्व वकालत, आत्म वकालत सिखानी है, तो कैसे करनी है? छोटे बच्चे तो कुछ, उनको खुद से तो ये इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट्स है उनके लाइफ में, उन्हें ये मॉडल करनी है कि अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा, चलो हम पूछते हैं कि क्या हम सबसे आगे की पंक्ति में बैठ सकते हैं। अरे कैप्शनिंग तो चालू ही नहीं की, चलो पूछते हैं कि क्या वो कैप्शनिंग चालू करेंगे। हम्म, क्या बोले वो, मुझे तो समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया नहीं, चलो पूछते हैं। तो अडल्ट्स जब ये मॉडलिंग करके दिखाएंगे, तब बच्चों को समझ में आएगा कि अरे हाँ,
ये पूछना ये ठीक है, ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। फिर उसके बाद जब बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, तो होपफुली जो बड़े लोग हैं, टीचर्स, थेरेपिस्ट, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, वो बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर ये वकालत करें कि अरे सुनाई दिया, आप पूछिए कि क्या आप मेरा एफएम सिस्टम पहनेंगे, क्या आप रिपीट करेंगे। और जब उस स्टेज से लेकर फिर बच्चे खुद ये कर सकते हैं और उन्हें पता है कि उनके साथ जो कोई भी बड़े हैं, वो उन्हें अगर ज़रूरत पड़े तो मदद करेंगे। और फिर फाइनली इन सारे स्टेजेस से होकर बच्चे स्वतंत्र रूप से वकालत करते हैं। और बस बच्चे ही नहीं, पूरी ज़िंदगी उन्हें ये वकालत करनी है। मेरे कुछ दोस्त हैं, सहेलियाँ हैं, 35-40 साल की। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम जनरली पूछ उनकी हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट्स है, तो हम जनरली उन्हें पूछते हैं कि, या वो हमें बताती है कि आप मैं यहाँ बैठना पसंद करूंगी या उस टेबल पे बैठते हैं क्योंकि वहां अंधेरा कम है, ताकि मैं सबके चेहरे देख सकूं अगर लिप रीडिंग करनी है, या यहाँ बैठते हैं यहाँ शोर कम है ताकि मैं सबको सुन सकूं। ये लाइफ टाइम की बात है, राइट? मैं आपको ये भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि हम सब लोग ये करते हैं, वेदर हम हियरिंग एड पहनने वाले या कोक्लियर इम्प्लांट पहनने वाले इंसान ना हो, तब भी अगर हम फ़ोन पे बोल रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आया, तो हम कहते हैं, "अरे! प्लीज़ रिपीट कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया।" अगर इंटरनेट खराब है या नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम है और अगर हमें समझ में नहीं आया, तो हम कहते हैं कि, "अरे! समझ में नहीं आया, प्लीज़ वापस से एक्सप्लेन कीजिए।" हम सब लोग ये कहते हैं, हम सब लोग ये करते हैं। तो अगर जो बच्चे डेफ हैं, उनको ये करने की ज़रूरत पड़े, तो उसमें क्या हर्ज है, राइट? दिस इज़ जस्ट अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। ये कम्युनिकेशन, संभाषण का एक बहुत ही नेचुरल हिस्सा है, जो कभी-कभी हम उसे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम करके देखते हैं। दिस इज़ जस्ट अ नेचुरल स्टेप इन कम्युनिकेशन। संभाषण करने में ये बहुत ही नेचुरल सी स्टेप है जो सब लोग करते हैं। मुझे आपको ये भी बताना है कि कभी-कभी खुद की वकालत करते रहना, अपने बच्चों की वकालत करते रहना, ये पेरेंट्स को या बच्चों को यू नो थका देता है। उस समय सबको, उनके पार्टनर्स को, उनके सहयोगियों को ये सोचना है कि हम उन पर ये बर्डन ना डालें। हम इस तरह से बिहेव करें कि सब लोग इंक्लूडेड हो। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। एक्सेस टू मीनिंग, अर्थ तक पहुँचना, अर्थ की पहुँच होना। पहले लिसनिंग टुगेदर के वेबिनार्स में हम इंग्लिश के वेबिनार के दिन इंग्लिश में लिखते थे और हिंदी की वेबिनार के दिन स्लाइड्स हिंदी में होती थी। हमने ये बदल दिया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश समझ सकते हैं, इंग्लिश सुन सकते हैं, लेकिन अगर उसको हिंदी का थोड़ा सपोर्ट हो, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन कि हम जो कुछ भी करेंगे वेबिनार्स में, वो इंग्लिश और हिंदी में एक साथ ही होगा। किसी के लिए बाद में स्पेशल हम हिंदी ऐड नहीं करने वाले। दिस इज़ हाउ वी विल ऑलवेज़ बी। इसी तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ताकि सबको मीनिंग समझे, ताकि सबको ये जानकारी मिले। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल चेंज जो हमने सबके लिए किया है। हालाँकि मेजॉरिटी वेबिनार अटेंडीज़ डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग नहीं है, राइट? ये ऐसी बातें हैं जो हम सबके लिए करते हैं, और इसीलिए इसी लॉजिक से अगर ये चीज़ें हमें डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों को करने लगे, तो दैट इज़ नॉट स्पेशल ट्रीटमेंट। अगर आपको मेनस्ट्रीम टीचर्स या प्रिंसिपल से थोड़ा पुशबैक मिल रहा है, तो ट्राई यूजिंग दिस कि हम सभी को सेल्फ एडवोकेसी करनी पड़ती है, हम सभी को एक्सप्लेनेशन पूछना पड़ता है, रिपिटिशन देना पड़ता है। दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल वी आर आस्किंग। ओके, तो अभी हम टॉपिक बदलने वाले हैं, तो आई विल पॉज़ हियर फॉर जस्ट अ सेकंड एंड आस्क इफ एनीबॉडी हैज़ क्वेश्चंस अबाउट सेल्फ एडवोकेसी। सेल्फ एडवोकेसी के बारे में अगर किसी के सवाल है या कमेंट्स है, तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर्स या चैट में टाइप कीजिए।
देखिए, जब तक वो टाइप हो रहा है, तब तक मैं आगे की स्लाइड यहाँ करती हूँ ताकि आप सब ये पढ़ भी सकें। ऑलराइट, कोई सवाल या कमेंट्स नहीं है ये देखकर। टॉपिक बदलते हैं सोशल स्किल्स की तरफ। सोशल स्किल्स, कभी-कभी हम उसे मैनर्स कहते हैं, राइट? ये एक कॉम्बिनेशन है कि हम किसी स्पेशल ओकेजन में, किसी अवसर पर किस तरह से बिहेव करें, उसमें क्या भाषा इस्तेमाल करें और क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करें, ये सारे का कॉम्बिनेशन मिलकर सोशल स्किल्स बनते हैं। घर पे हम अलग तरह से बिहेव करते हैं, अगर स्कूल में क्लासरूम में अलग तरह के बिहेवियर की अपेक्षा होती है, दोस्तों के साथ अलग तरह की बिहेवियर की अपेक्षा होती है, फैमिली इवेंट या किसी शादी में गए या किसी फेस्टिवल में गए तो अलग तरह के सोशल स्किल्स, यू नो, हेलो आंटी, नमस्ते अंकल, किसी के पैर छूना, राइट? ऑल ऑफ दीज आर सोशल स्किल्स। आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में है, ये क्वेश्चंस के जवाब देना, ये सारे सोशल रूटीन्स है, ये सारे सोशल स्टोरीज है जिसको हमें समझना है, जानना है और उस हिसाब से हमें बर्ताव करना है। तो फैमिली इवेंट या फेस्टिवल, बड़े होके जॉब इंटरव्यू या काम पर अलग अलग तरह की सोशल स्किल्स का इस्तेमाल होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि श्योर हमें बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, मैथमेटिक्स, साइंस सब कुछ करवाना है, लेकिन अगर वो ग्रुप में, अगर वो सोसाइटी में शामिल ना हो सके तो हमारा काम अधूरा है। बोलना तो सिखा दिया, लेकिन बोलकर ग्रुप में, सोसाइटी में अगर वो शामिल ना हो सके तो क्या फायदा है उस बोलना सिखाने का, राइट? तो इस सोशल स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई नो मैं लाइक 20 मिनट में इस टॉपिक का जस्ट हाई लेवल ओवरव्यू दे रही हूँ। मैं इजीली 2 महीने इसके बारे में बातचीत कर सकती हूँ। लेकिन मेरी आशा है कि आप इस तरह इस विषय पर सोचना शुरू करें और इधर आपके बच्चों के साथ या आपके थेरेपी या क्लासरूम में जो बच्चे आपके साथ काम करते हैं, उनके सोशल स्किल्स पर ध्यान रखें, उनके सोशल स्किल्स को बढ़ावा दें। तो ये सोशल स्किल्स कैसे डेवलप होती है? आजू-बाजू के लोगों को देखकर, राइट? कभी-कभी हम सुनते हैं कि अरे उस बच्चे के मैनर्स तो बहुत ही ठीक नहीं है, कुछ सिखाया नहीं है घर में, राइट? अगर हम किसी भी बच्चे के बारे में ये बोलते हैं कि अरे घर पे कुछ अच्छे मैनर्स नहीं सिखाए, या घर पे मेरी तो मम्मी कहती थी बाहर जाके कैसे बर्ताव करना है ये सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग कहेंगे क्या कुछ मैनर्स ही नहीं, राइट? तो जब किसी के मैनर्स, जब किसी के सोशल स्किल्स ठीक नहीं होते या सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते, तो हम जरूर सोचते हैं कि अरे कुछ कुछ अलग है, कुछ गड़बड़ है। और फिर उस आदमी के विषय में हम कुछ अपनी राय बनाते हैं कि अरे शायद वो इमेच्योर है, या शायद वो उनका बर्ताव बुरा है, या बहुत ही रूड है, या बहुत ही शाय है, कुछ बोले ही नहीं, या आई कांटेक्ट नहीं किया, जो कुछ भी, राइट? तो ये जो सोशल स्किल्स है, ये घर से बच्चे सीखते हैं, ये परिवार से सीखते हैं, ये फ्रेंड्स से सीखते हैं, टीवी, मूवी, सोशल मीडिया से सीखते हैं। कभी-कभी कुछ नई फ्रेज़ होती है या कुछ क्रिकेटर के कुछ स्पेशल उनकी कैच फ्रेज़ होती है, तो वो ले लेकर बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं और वो तो हम हमेशा ही देखते हैं। लेकिन डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों के बारे में सोचते समय हमें ये भी सोचना है कि ये जो सोशल स्किल्स की लैंग्वेज है, वो किस तरह से सीख रहे हैं, वो किस तरह से समझ रहे हैं। तो एक है सरफेस लेवल, राइट? कि हाँ, मैंने कहा हेलो आंटी, नमस्ते अंकल, हाँ, मैं 4 साल का हूँ। तो वो हो गई सरफेस लेवल, मुझे समझ में आ रहा है। जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, मेरी ही बिल्ली और मुझे म्याऊँ। तो कुछ कुछ हो गया और किसी एडल्ट ने, किसी बड़े ने कहा, "अरे! मेरी ही बिल्ली और मुझे ही म्याऊँ।"
तो शायद बच्चा सोचने लगेगा यार इसका क्या मतलब है, यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है, राइट? तो ये जो हिडन मीनिंग है, ये जो अलंकारिक भाषा है, ये समझना सोशल स्किल्स या सोशली सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। और बहुत बार जो बच्चे डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग है, उनको ये सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज कभी-कभी कमज़ोर होती है। तो बस इस चीज़ को ये कहते हैं और कंप्लीट सेंटेंस में ये बोलो, इतना सिखाकर काफ़ी नहीं है, लेकिन ये सोशली हम कैसे लैंग्वेज यूज़ करनी है, ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे सिखाएँ, राइट? दैट इज़ ऑलवेज़ अ बिग क्वेश्चन। तो दोनों सेल्फ एडवोकेसी और सोशल स्किल्स के लिए ये 4 जो स्ट्रैटेजीज़ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कि बच्चों को ये स्किल्स इस्तेमाल करने के लिए एक सिचुएशन आवश्यकता निर्माण करें। अगर कभी बच्चे को कुछ पूछना ही नहीं पड़े, अगर कभी बच्चे को कुछ कभी किसी को हेलो ही नहीं करना पड़े, अगर बच्चा कभी किसी शादी में ही ना जाए, तो क्यों सीखेगा सोशल स्किल्स, राइट? ये भी ज़रूरी है कि हम उसे मीनिंगफुल बनाएँ, कि अगर घर में बैठकर एक दूसरे को हेलो बोलना एक बात है, लेकिन अगर आप जाए किसी बर्थडे पार्टी में, तो गिफ्ट देना, थैंक यू बोलना, ये सारे मीनिंगफुल चीज़ें हैं, इससे बच्चा कॉन्टेक्स्ट में सीख रहा है। ये भी मुमकिन है कि अगर आप किसी नई सिचुएशन में जा रहे हैं, तो उससे पहले आप प्रैक्टिस करें। अरे! हम इस शादी में जाने वाले हैं, तो वहाँ बुआ होगी, वहाँ आंटी होगी, आप उनको क्या कहेंगे? हेलो, नमस्ते, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, जो कुछ भी यू कैन प्रैक्टिस दैट। कभी-कभी स्टोरीज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे हाँ, पेपर तो प्लेग्राउंड पे गया था, फिर क्या हुआ? कोई बोला कि नहीं मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, तो फिर पेपर ने क्या किया? ये जो बच्चों की स्टोरीज़ है, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है टू बिल्ड सेल्फ एडवोकेसी एंड सोशल स्किल्स। जैसे कि मैंने कहा, जो बड़े लोग हैं उनको ये मॉडल करते रहना है, बच्चों को दिखाते रहना है कि ये हम कैसे करते हैं। देखो मैंने नमस्ते किया, आप भी नमस्ते कीजिए। या थैंक यू, मैंने थैंक यू बोला, आप भी थैंक यू बोलिए। और फिर जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे-वैसे उनको खुद ये पता लगाना है कि उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद क्या है। किस तरह की सेल्फ एडवोकेसी, किस तरह के सोशल स्किल से उनको फ़ायदा हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये रही आज की जानकारी जो मुझे आप तक पहुँचानी थी, आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपके कोई क्वेश्चन्स है या कमेंट्स है, तो मैं उसके आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। अम, लेकिन मेरी ये आशा है कि आज आपने इस वेबिनार से कुछ सीखा होगा, जो आप आपके बच्चों के साथ या आपके अम, परिवार सदस्यों के साथ, या आप अगर प्रोफेशनल है तो आप जिन बच्चों के साथ टीचिंग या थेरेपी कर रहे हैं, उनके साथ किसी तरह से ये शेयर करेंगे, ताकि उनके बिहेवियर में परिवर्तन आ सके। और जब एक-एक बच्चे के बिहेवियर में परिवर्तन आता है, तो पूरी कम्युनिटी में चेंज होता है। तो ये मेरी आपसे गुज़ारिश है, ये मेरी आज की आशा है। और थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग। ये हमारे इस साल का आखिरी वेबिनार है। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो कुछ वेबिनार्स होंगे नहीं, लेकिन ये सारे वेबिनार्स हम एक वेब पेज पर इकट्ठा करके हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे, ताकि अगर आपको किसी के साथ शेयर करने हो या किसी को दिखाने हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकती है listeningtogether.com। हमारे अगले वेबिनार्स अप्रैल में शुरू होंगे। जनवरी, फ़रवरी मैं इंडिया में होने वाली हूँ, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि बहुत सारे सेंटर्स को मैं विज़िट कर सकूँ, बहुत सारे फैमिलीज़ को मैं विज़िट कर सकूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है आपके सेंटर में मुझे इनवाइट करने के लिए, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरी ये कोशिश रहने वाली है कि मैं बहुत सारे अम, स्कूल, सेंटर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स को जाकर वहाँ लोगों से मिल सकूँ, ऑब्जर्वेशन कर सकूँ और अधिक जानकारी पा सकूँ। तो अगर दैट इज़ इंटरेस्टिंग, दैट इज़ एक्साइटिंग, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के वेबिनार में आने के लिए थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग यहीं रुकती हूँ, और अगर आपके कोई सवाल है, तो मैं उसके
आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।